इस बीच मलेशिया की सरकार इंडोनेशिया की तरह ही बायोफ्यूल में पाम ऑयल का इस्तेमाल बढ़ाने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो ग्लोबल मार्केट में पाम ऑयल की कीमतें बढ़ सकती हैं। दुनिया भर में मलेशिया पाम ऑयल का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है और फिलहाल वहां पर ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल के लिए 10% तथा इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए 20% बायोफ्यूल के इस्तेमाल की अनुमति है, जबकि इंडोनेशिया में बायोफ्यूल में 40% पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है। सर, मलेशिया का प्लान क्या दिखाई दे रहा है आपको और पाम की कीमतों पर किस तरीके का असर इसका देखने को मिलेगा? मलेशिया बायोफ्यूल या एथेनॉल जैसी स्थितियों में इंडोनेशिया से पीछे नहीं रहना चाहता और जो संकेत दुनिया के बाजारों को मिले हैं वो ये कि मलेशिया भी अपने यहाँ पाम ऑयल के बायोफ्यूल में करीब 40% हिस्से को मिलाने की बात करेगा, प्रस्ताव करेगा। इसकी चर्चा चल रही, जो आपने बताया पहले 20% था। और चूंकि पाम मलेशिया की तरफ से दुनिया में आने वाली सबसे बड़ी आपूर्ति है, तो इसलिए बाजार में इसकी तपिश महसूस की जा रही है। इस उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा भारत जैसे देशों को निर्यात होता है। भारत में पाम महत्वपूर्ण एडिबल ऑयल है जिसका भारत में आयात होता है और उसका इसके इस्तेमाल से तमाम रिफाइंड ऑयल बनाए जाते हैं। इसलिए दुनिया का बाजार इस बात को अब करीब से देख रहा है कि किस तारीख से और किस समय से मलेशिया का ये प्रस्ताव या फैसला लागू होता है और जो पाम खाद्य तेल के तौर पर भारत में इस्तेमाल किया जाता है उसे बायोफ्यूल्स में मिलाया जाता है। इंडोनेशिया की आपूर्ति का एक हिस्सा उसमें जा ही रहा है और ऐसी स्थिति में फिर हम तिलहनों में खासतौर से पाम ऑयल की कीमत में आने वाले समय में बढ़ोतरी देख सकते हैं, जिसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर और भारत में खाद्य तेलों की मुद्रास्फीति पर भी पड़ेगा। इधर केंद्र सरकार जरूरत पड़ने पर चीन से फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट खोलने के लिए बात करेगी। विदेश मंत्रालय ने अधिकारियों ने ये बयान दिया है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने भारत को स्पेशलिटी फर्टिलाइजर के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई है, साथ में यूरिया और डीएपी के इम्पोर्ट को नियंत्रित किया है। भारत में चीन से सालाना 10 से 20 लाख टन यूरिया का इंपोर्ट होता है। सर, भारत की फर्टिलाइजर सप्लाई चेन पर क्या दबाव बनाया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं आप इसे? दो तरफा दबाव है भारत की फर्टिलाइजर सप्लाई चेन पर, जिसका असर हमें दिखेगा सरकार के खजाने पर भी। पहली बात यह कि जो हमने आपको कल बताई भी थी कि चीन ने कुछ स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स का एक्सपोर्ट भारत को रोक दिया है। चीन और भारत के रिश्ते तनावपूर्ण हैं, खिंचाव है। रेयर अर्थ के बाद ये दूसरा बड़ा प्रोडक्ट है जिसका असर सीधे भारतीय किसानों पर पड़ेगा। उसका निर्यात चीन ने रोक दिया है और उसकी जो केमिकल्स आते थे उनका इस्तेमाल फलों को पकाने में, फर्टिलाइजर्स में और मिट्टी की पैदावार बढ़ाने के लिए, उसमें न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व बढ़ाने में होता था। दूसरा बड़ा दबाव बन रहा है वो पश्चिम एशिया के संकट के कारण है। वेस्ट एशिया में क्राइसिस, ईरान और इजराइल के युद्ध के कारण जो कच्चा माल आना था डीएपी के लिए, खासतौर पर जो जिस दूसरी महत्वपूर्ण फर्टिलाइजर की डिमांड भारत में होती है डीएपी के लिए, उसकी आपूर्ति भी प्रभावित हुई है और उसकी कीमतों पर भी असर पड़ा है। ये दोनों परिस्थितियां फर्टिलाइजर के लिए थोड़ी चुनौतीपूर्ण और खासतौर पर ये चुनौतीपूर्ण उस समय आई है जब हम खरीफ का बुवाई का सीजन, मौसम शुरू होता देख रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इससे डीएपी की लागत बढ़ेगी, कीमतें बढ़ेंगी और इस वजह से सरकार को सब्सिडी बढ़ानी पड़ सकती है। चीन से आपूर्ति को दोबारा शुरू कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पिछले 1-1.5 महीने से रेयर अर्थ को लेकर ही भारत और चीन के बीच कोई बात नहीं बन रही है। अमेरिका के साथ तो समझौता हो गया चीन का आज, जिस पर हम आगे आपको बताएंगे, पर भारतीय कंपनियों को तो अभी रेयर अर्थ मैग्नेट भी नहीं मिल पा रहे हैं। इस बीच चीन ने फर्टिलाइजर की सप्लाई लाइन भी थोड़ी टाइट कर दी है जी। इस बीच ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए दूरसंचार विभाग ने देश के टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी कानून में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। बदलाव के तहत मोबाइल नंबर की पहचान सरकार के सैटेलाइट प्लेटफॉर्म से की जाएगी। इसके लिए मोबाइल नंबर वैलिडेशन प्लेटफॉर्म भी तैयार किया जाएगा, जिसका एक्सेस टेलीकॉम ऑपरेटर्स, बैंक, वित्तीय संस्थाओं और ई-कॉमर्स कंपनियों को दिया जाएगा। सर, डीओटी क्या कुछ बदलाव करने जा रहा है कानून के अंदर? विपुल जी, ये भी देर है लेकिन सरकार ने वास्तविकता समझी है। हमारे साइबर सिक्योरिटी सिस्टम की, भारत के साइबर सिक्योरिटी सिस्टम की सबसे कमजोर कड़ी और सबसे बुनियादी चीज मोबाइल नंबर है और मोबाइल नंबर शायद सबसे असुरक्षित एसेट है, सबसे असुरक्षित आईडी है भारत में, जिससे सारे साइबर हैकर्स आपके मोबाइल में प्रवेश करते हैं, जिसके जरिए स्पैमिंग होती है, सिम वहाँ पर नंबर चेंज किए जाते हैं। अंततः जब पूरी साइबर हैकिंग और की चुनौतियों से जूझते अब डीओटी को, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है, उसे समझ में आया है कि मोबाइल नंबर वैलिडेशन का कोई सिस्टम भारत में उपलब्ध नहीं है जिससे ये पता चल सके कि मोबाइल नंबर जेन्युइन है, फेक है, किसके पास था इससे पहले, इसके वैलिडेशन के लिए क्या किया जाए। तो साइबर सिक्योरिटी रूल्स में बदलाव किया जा रहा है। साइबर सिक्योरिटी रूल्स के नए ढांचे के अंदर
एक मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। ये किस्म की रिपॉजिटरी जैसी होगी, जिसमें जैसे आधार की रिपॉजिटरी है, उसमें कोई भी ऑथेंटिक एजेंसी, जो ऑथराइज एजेंसी है, वो बैंक हो या वित्तीय संस्थाएं हों, क्रेडिट कार्ड कंपनियां हों, वो इस मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन प्लेटफॉर्म के पास जाएंगी और वहां से आपका, हमारा, या जो भी भारत के लोग, जो भी जिन लोगों के मोबाइल नंबर उसमें रजिस्टर हैं, उनको वेरीफाई करेगी। तो जितना मोबाइल नंबरों का डेटा है ऑपरेटर्स के पास, वो यहाँ रखा जाएगा और उनका एक किस्म का प्रमाणन किया जाएगा, ताकि ये पता रहे कि मोबाइल नंबर उचित है, सही व्यक्ति के पास है और उसके पुराने रिकॉर्ड क्या है।